फ्रेंड्स, वेलकम टू PFA आवर यूट्यूब चैनल। UGC नेट पेपर 2 राजनीतिक विज्ञान में ये हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम बात कर रहे हैं दार्शनिक विचारकों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, उनकी जीवनी के बारे में। और आज हमारी चर्चा का विषय है अरस्तु द्वारा दिए गए सिद्धांत, जैसे कि उनके द्वारा दिए गए राज्य के सिद्धांत, नागरिकता के सिद्धांत और दासता संबंधी सिद्धांत। जब हम उनके द्वारा दिए गए राज्य के सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि अरस्तु ने अपने जीवन में 158 देश के संविधानों का अध्ययन किया था और संविधान के अध्ययन करने के बाद ही उन्होंने अपने संविधान कानून संबंधी अवधारणाएं दी थी। अरस्तु की पद्धति की अगर हम बात करें, एक होती है आगमनात्मक पद्धति इंडक्टिव मेथड और एक होती है निगमनात्मक पद्धति यानी कि डिडक्टिव मेथड। यानी कि डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, पहले हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, उसके बाद हम अपने विचार देते हैं। और आगमनात्मक पद्धति में होती है केवल हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, जो कि प्लेटो की थी। अरस्तु की पद्धति है निगमनात्मक पद्धति यानी कि डिडक्टिव मेथड। अरस्तु ने अपनी इन्हीं पद्धति के आधार पर पहले संविधानों का अध्ययन किया, पहले ज्ञान को अर्जित किया और उसके बाद उन्होंने अपने विचार दिए। उन्होंने काफ़ी सारी कृतियों की रचना भी की थी, जैसे कि उनकी सर्वाधिक चर्चित कृति है द पॉलिटिक्स। इसमें उन्होंने बात की है राज्य के सिद्धांतों के बारे में। जब वो राज्य के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि राज्य का स्वरूप कैसा है, राज्य का स्वरूप नैतिक होना चाहिए या अनैतिक होना चाहिए, राज्य का जन्म किस प्रकार हुआ, क्या ये कोई प्राकृतिक संस्था है, क्या ये कोई प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि स्वतः निर्मित हो या अपने आप बनी है, या फिर ये कोई मनुष्य द्वारा निर्मित एक कृत्रिम संगठन है। उसके बाद वो ये बताने का भी प्रयास करते हैं कि राज्य का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, कि राज्य का लक्ष्य केवल मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए, राज्य को मनुष्य के लिए होना चाहिए या मनुष्य को राज्य के लिए होना चाहिए। इन सारी बातों के बाद वो इस बात पे मेन फोकस करते हैं कि राज्य के उद्देश्य और कार्य नैतिक है तथा वो सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ तथा उच्च है। इसके बाद हम बात करेंगे अरस्तु द्वारा सर्वाधिक चर्चित कृति द एथिक्स में। एथिक्स में अरस्तु ने बताया है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और स्वभाव से ही वो दूसरों के साथ रहने का आदी है, वो राजनीतिक संगठन के लिए ही बना है। जब अरस्तु अपने राज्य के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो सबसे मेन वो जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो ये है कि मनुष्य ने एक अवस्था में वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे परिवार नामक संस्था का जन्म हुआ। और वही परिवार नामक संस्था आगे जाके ग्राम बनती है और ग्राम आगे जाके समाज बनता है। और उसी समाज में मनुष्य की काफ़ी सारी आवश्यकताएं होती है जो कि वो एकाकी रूप से यानी कि अकेले पूरी नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य ने अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न वर्गों का भी निर्माण किया है। अरस्तु कहते हैं कि समाज में हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सुरक्षा, पड़ोसी राज्यों से या विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा। और समाज में जिस वर्ग के पास शौर्य तथा बल की अधिकता होती है उस वर्ग को उन्होंने सैनिक वर्ग कहा है, अर्थात उसे ये दायित्व दिया है कि वो समाज की सुरक्षा का कार्यभार संभाले। अरस्तु अब जिस दूसरे महत्वपूर्ण तत्व की बात करते हैं जो कि एक राज्य की स्थापना में काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है राज्य का आर्थिक तत्व अर्थात इकोनॉमिक फैक्टर। मनुष्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं और अरस्तु ने भी कहा है कि एक सामाजिक प्राणी है, परंतु अपनी सभी इच्छाओं को, वो आवश्यकताओं को एकाकी रूप से यानी कि अकेले पूरा नहीं कर सकता। इसलिए उसे समाज में ऐसे वर्ग की आवश्यकता है जो कि सैन्य भार संभाले, राज्य को पड़ोसी राज्य के आक्रमणों से सुरक्षित रखे। इसके लिए अरस्तु ने सैनिक सुरक्षा का भार जिस वर्ग को दिया है वो वर्ग है सैनिक वर्ग। अब वो समाज में आर्थिक क्रियाओं का भार उस वर्ग को देता है जिसके पास भावनाओं का, मनोवेग का, इच्छाओं की अधिकता होती है, और ऐसे वर्ग को अरस्तु कहते हैं व्यापारी वर्ग।
प्लेटो ने भी कहा है कि राज्य के निर्माण में राज्य का निर्माण व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ है, अर्थात राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। और राज्य का जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है दार्शनिक राजा का, जो कि सोने के गुणों से बना हुआ है। अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु के अनुसार एक आदर्श राज्य में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है न्याय का, और न्याय की स्थापना का भार उन्होंने उस वर्ग को दिया है जिसके पास बुद्धि की अधिकता होती है, और वो वर्ग कहलाता है दार्शनिक राजा का।